नमस्ते, स्वागत है आप सभी का डीके कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं ऋषिपाल शर्मा। आप पढ़ रहे हैं अंतर राज्यीय संबंध यानी कि इंटर स्टेट रिलेशंस। ये हमारा एम लक्ष्मीकांत जी की जो बुक है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, उसके अंतर्गत यह 15वां टॉपिक है और 14 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। तो इसी श्रृंखला में आज जो सबसे पहले स्टार्ट होगा वो होगा अंतर्राज्यीय संबंध यानी कि इंटर स्टेट रिलेशनशिप। इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें ये कह रहे हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था की सफलता मात्र केंद्र तथा राज्य के सौहार्द संबंधों तथा घनिष्ठ सहभागिता पर ही नहीं बल्कि राज्यों के अंतर संबंधों पर भी निर्भर करती है। अतः संविधान ने अंतर्राज्यीय सौहार्द के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान बनाए हैं। वो कौन कौन से प्रावधान बनाए हैं वो समझेंगे। पहला, इसमें अंतर्राज्यीय जल विवादों का न्याय निर्णय, और दूसरा है अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा समन्वयता, और तीसरा है सार्वजनिक कानूनों, दस्तावेज तथा न्यायिक प्रक्रियाओं को पारस्परिक मान्यता। और चौथे नंबर पे है अंतर्राज्यीय वाणिज्य यानी धन से जुड़ी चीज़ें, समागम यानी कि आने जाने की स्वतंत्रता। इसके अतिरिक्त संसद द्वारा अंतर्राज्यीय सहभागिता तथा समन्वयता को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वो है अंतर्राज्यीय जल विवाद। एक राज्य होता है और एक अंतर्राज्य होता है। अंतर्राज्य का अर्थ होता है दो राज्यों के बीच में जो जल विवाद का मामला है, या ऐसे ही अंतर राज्यीय परिषद द्वारा समन्वयता, दो राज्य की अगर कोई परिषद है उसके बीच अगर कोई दिक्कत है तो इस चीज़ को अंतर्राज्यीय का सीधा सा मतलब ये है, दो राज्यों के बीच का जो मामला है उसको अंतर्राज्यीय हम बोलेंगे। संविधान का अनुच्छेद 262 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय जल विवादों का न्याय निर्णय से संबंधित है। इसमें दो प्रावधान हैं। कौन कौन से? पहला प्रावधान है संसद कानून बनाकर अंतर्राज्यीय नदियों तथा घाटियों को जल के प्रयोग, बंटवारे तथा नियंत्रण से संबंधित किसी विवाद पर शिकायत का न्याय निर्णय कर सकती है। और दूसरा हो जाएगा हमारा, संसद ये भी व्यवस्था कर सकती है कि किसी ऐसे विवाद में ना ही उच्चतम न्यायालय तथा ना ही कोई अन्य न्यायालय अपना अधिकार क्षेत्र प्रयोग करे। और आगे है इस प्रावधान के अधीन संसद ने दो कानून बनाए, नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। नदी बोर्ड अधिनियम अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों को नियंत्रण तथा विकास के लिए नए बोर्ड की स्थापना हेतु बनाया गया। नई नदी बोर्ड की स्थापना संबंधित राज्यों के निवेदन पर केंद्र सरकार द्वारा उन्हें सलाह देने के लिए की जाती है। नेक्स्ट है नेक्स्ट पैरा है कि अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदी अथवा नदी घाटी के जल संबंध में दो अथवा अधिक राज्यों के मध्य विवाद के न्यायिक निर्णय हेतु एक अस्थायी न्यायालय के गठन की शक्ति प्रदान करता है। न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम तथा विवाद से संबंधित सभी पक्षों के लिए मान्य होता है। इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी जल विवाद
जो ऐसे किसी न्यायीकरण के अधीन हो वह उच्चतम न्यायालय अथवा किसी दूसरे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है। आगे है अंतर्राज्यीय जल विवाद के निपटारे के लिए अतिरिक्त न्यायिक तंत्र की आवश्यकता इस प्रकार पड़ती है। अगर कोई इसके अलावा न्यायिक प्रक्रिया की ज़रूरत पड़ रही है तो वो क्या होगा। कह रहे हैं यदि जल विवादों से अधिक अधिकार या हित जुड़े हुए हैं तो उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार है कि वे राज्यों के मध्य जल विवादों की स्थिति में उनसे जुड़े मामलों की सुनवाई कर सकता है। लेकिन इस संबंध में विश्व के विभिन्न देशों में ये अनुभव किया गया कि जब जल विवादों को निजी हित सामने आ जाते हैं तो मुद्दे का संतोषजनक समाधान नहीं हो पाता है। अब तक यानी कि 2019 तक की बात करें तो इसमें 9 न्यायाधिकारियों का गठन किया जा चुका है। साथ ही अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन बिल 2019 के द्वारा एक समग्र नदी जल विवाद न्यायीकरण के गठन का प्रस्ताव भी है। न्यायाधिकरण के नाम, गठन का वर्ष एवं संबंधित राज्यों की सूची तालिका इतने में दर्शाई गई है, इसे बाद में देखेंगे। अब है अंतर्राज्यीय परिषदें। तो अनुच्छेद 263 राज्यों के मध्य तथा केंद्र तथा राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था करता है। इस प्रकार राष्ट्रपति यदि किसी समय पर महसूस करें कि ऐसी परिषद का गठन सार्वजनिक हित में है तो वो ऐसी परिषदों का गठन करता है। राष्ट्रपति ऐसी परिषदों के कर्तव्य, इनके संगठन और प्रक्रिया को परिभाषित निर्धारित कर सकता है। देखो ये है वो एक जो कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण 1969 में इसकी स्थापना की गई। संबंधित राज्य इसमें थे महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। एक है गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण, इसकी जो स्थापना 1969 में की गई। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। फिर है नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण, इसकी स्थापना 1969 में हुई। यह है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। और फिर है रावी तथा व्यास जल विवाद न्यायाधिकरण 1986, ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का है। और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण ये 1990 में है, ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए है। और कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण सेकंड जो आता है वो 2004 में, ये महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के लिए। वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण 2010 में आए, इसकी स्थापना ही उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के लिए है। और वसुंधरा जल विवाद न्यायाधिकरण ये हो गया। फिर है महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण, ये 2010 में है, ये गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र है। महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण ये 9वें नंबर का, ये 2018 में, ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के लिए है। यद्यपि राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय परिषदों के कर्तव्य के निर्धारण की शक्ति प्राप्त है, तथापि अनुच्छेद 263 के अनुसार निम्न कर्तव्यों का उल्लेख करता है। क्या क्या वो कर्तव्य हैं? कर्तव्य है राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना तथा ऐसे विवादों पर सलाह देना। उन राज्यों पर जिसमें राज्यों अथवा केंद्र तथा राज्यों के समान हित हों, अन्वेषण तथा विचार विमर्श करना। ऐसे विषयों तथा विषय तौर पर नीति तथा इसके क्रियान्वयन में बेहतर समन्वय की संस्तुति करना। और नेक्स्ट आगे है कि परिषद के अंतर्राज्यीय विवादों पर जांच करने तथा सलाह देने के कार्य उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत अंतर्गत सरकारों के मध्य कानूनी विवाद के निर्णय के अधिकार क्षेत्र के संपूरक हैं। परिषद किसी विवाद चाहे किसी कानून अथवा कानून का निष्पादन कर सकती है, किंतु इसका कार्य सलाहकारी ना कि न्यायालय की तरह अनिवार्य रूप से निर्णय। अनुच्छेद 263 उपरोक्त संबंधों के अंतर्गत राष्ट्रपति संबंधित विषयों पर नीतियों के उनके क्रियान्वयन के बेहतर समन्वय के लिए निम्न परिषदों का गठन कर चुका है।
एक है केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, दूसरा केंद्रीय स्थानीय सरकार परिषद और बिक्री कर हेतु उत्तरी, पूर्वी, पश्चिम तथा दक्षिणी क्षेत्रों के लिए 4 क्षेत्रीय परिषदें। फिर आता है इसमें सबसे पहला, वो है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना। तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की अगर बात करें तो वो आ जाएगा, केंद्र तथा राज्य संबंधों से संबंधित सरकारी आयोग 1983-88 ने संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत नियमित अंतर्राज्यीय परिषदों की स्थापना के लिए सशक्त सुझाव दिए। इसमें संतुति की कि अंतर्राज्यीय परिषदों को इसी अनुच्छेद 263 के अधीन बनी अन्य संस्थाएं से अलग करने के लिए इसे अंतर सरकारी परिषद कहना आवश्यक है। आयोग ने संतुति की कि परिषदों को अनुच्छेद 263 की उपधारा तथा गा में वर्णित कार्यों की अनुच्छेद 263 की उपधारा खा तथा गा में वर्णित कार्यों की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। सरकारी आयोग की उपरोक्त सिफारिशों को मानते हुए बीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता सरकार ने 1990 में अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन किया। इसमें जो सदस्य थे उन्हें देखते हैं। इसका जो अध्यक्ष था वो था प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उन केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक जहां विधानसभा नहीं है, राष्ट्रपति शासन वाले क्षेत्रों में राज्यों के राज्यपाल, प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जिसमें गृह मंत्री सहित, और इसके बाद है परिषदों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा ये नामित होंगे, नियमित नहीं है। नामित 5 कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार परिषद के स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं। इसके बाद है यह परिषद अंतर्राज्यीय केंद्र राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित विषयों पर संतुति करने वाला निकाय। इसका उद्देश्य ऐसे विषयों पर इसके मध्य परीक्षण तथा विचार विमर्श तथा सलाह से समन्वय को बढ़ावा देना। विस्तार पूर्वक इसके कार्य निम्न हैं। कौन कौन से हैं इसके कार्य? इसके कार्य हैं ऐसे विषयों पर अन्वेषण तथा विचार विमर्श करना जिसमें राज्य तथा केंद्र साझा हित निहित हो। इन विषयों पर नीति तथा इसके क्रियान्वयन में बेहतर समन्वय के लिए संतुति करना। ऐसे दूसरे विषयों पर विचार विमर्श करना जो राज्यों के सामान्य हित में हो, अध्यक्ष द्वारा इसे सौंपे गए हों। परिषदों की एक वर्ष में कम से कम 3 बैठकें आवश्यक हैं। इसकी बैठकें पारदर्शी होती हैं तथा प्रश्नों पर निर्णय एकमत से होता है। परिषद की एक स्थायी समिति भी होती है। इसकी स्थापना 1966 में परिषद के विचारार्थ मामलों पर सतत चर्चा के लिए की गई। इसके निम्नलिखित सदस्य होते हैं। कौन कौन से? इसके सदस्य होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अध्यक्ष के रूप में, 5 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, 9 मुख्यमंत्री। परिषद के सहायतार्थ के एक सचिवालय होता है जिसमें अंतर्राज्य परिषद सचिवालय कहा जाता है। इसकी स्थापना 1991 में की गई। इसका प्रमुख भारत सरकार का एक सचिव होता है। 2011 से यह सचिवालय क्षेत्रीय परिषद के सचिवालय के रूप में भी कार्य कर रहा है। फिर है लोक अधिनियम, दस्तावेज तथा न्यायिक प्रक्रियाएं। वो क्या होती हैं? संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य का अधिकार क्षेत्र उसके अपने राज्य क्षेत्र सीमित है तथा ये संभव है कि एक राज्य के कानून और दस्तावेज दूसरे राज्यों में अमान्य हों। ऐसी परेशानियों में
ऐसी परेशानियों दूर करने के लिए संविधान में पूर्ण विश्वास तथा साख उपवाक्य है जो इस प्रकार वर्णित है। केंद्र तथा प्रत्येक राज्य के लोक अधिकारी अधिनियमों, दस्तावेजों तथा न्यायिक प्रक्रियाओं को संपूर्ण भारत में पूर्ण विश्वास तथा साख प्रदान की गई। लोक अधिनियम में सरकार के विधायी तथा कार्यकारी दोनों कानूनों में निहित है। सार्वजनिक दस्तावेज में कोई आधिकारिक पुस्तक, रजिस्टर अथवा किसी लोक सेवक द्वारा अपने अधिकारों कार्यों को निर्वाह बनाए गए दस्तावेज शामिल हैं। फिर ऐसे अधिनियम, रिकॉर्ड तथा कार्रवाइयाँ जिस प्रकार और जिन परिस्थितियों में सिद्ध की जाती तथा उनके प्रभाव का निर्धारण किया जाता है, संसद द्वारा नियम बनाकर प्रदान की जाएंगी। इसका अर्थ यह है कि उपरोक्त वर्णित सामान्य नियम के प्रमाण को प्रस्तुत करने तथा ऐसे अधिनियम, रिकॉर्ड तथा कार्रवाई का एक राज्य का दूसरे राज्य पर प्रभाव संसद के विशेषाधिकार से संबंधित। फिर है भारत के किसी भी भाग में दीवानी न्यायालय की आज्ञा तथा अंतिम निर्णय प्रभावी होगा। इस न्यायिक निर्णय पर बिना किसी नए मुकदमे को आवश्यकता के यह नियम केवल दीवानी निर्णय पर लागू होगा, फौजदारी निर्णय पर लागू नहीं होता। दूसरे शब्दों में किसी राज्य के न्यायालय को दूसरे राज्य में दंड के नियम को क्रियान्वित करने की आवश्यकता नहीं है। फिर है अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य। ये संविधान के भाग 13 के अनुच्छेद 301 से 307 तक जो भारतीय क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य तथा समागम का जो वर्णन है वो किसमें है? संविधान के भाग 13 अनुच्छेद 301 से 307। ये सवाल बन सकता है। और फिर ये पूछता है कि अनुच्छेद 301 में घोषणा करता है कि संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य तथा समागम क्षेत्र होगा। इस प्रावधान का उद्देश्य राज्यों के मध्य सीमा अवरोधों को हटाना तथा केंद्र में व्यापार, वाणिज्य तथा समागम के अबाध प्रवाह को प्रोत्साहित करने हेतु एक इकाई बनाना है। इस प्रावधान को स्वतंत्रता अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य तथा समागम तक ही सीमित नहीं बल्कि इसका विस्तार राज्यों के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम पर भी है। अतः किसी राज्य की सीमाओं पर या पहले अथवा बाद के स्थान पर प्रतिबंध लगाता है तो अनुच्छेद 301 का उल्लंघन होगा। अनुच्छेद 301 द्वारा दी गई स्वतंत्रता संविधान द्वारा स्वयं अन्य प्रावधानों संविधान के भाग 3 ये यहाँ पर भाग 3 नहीं होगा, ये यहाँ पर भाग 13 होगा। ये ठीक कर लो, ये भाग 13 होगा। द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को छोड़कर सभी प्रतिबंधों से स्वतंत्र है। इसे इस प्रकार से समझाया जा सकता है। कह रहे हैं कि संसद सार्वजनिक हित में राज्यों के मध्य अथवा किसी राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता प्रतिबंध लगा सकती है, किंतु संसद एक राज्य को दूसरे राज्य पर प्राथमिकता नहीं दे सकती अथवा राज्य के किसी भाग में वस्तुओं की कमी की स्थिति को छोड़कर राज्यों के मध्य विभेद कर सकती है। किसी राज्य की विधायिका सार्वजनिक हित में उस राज्य अथवा उस राज्य के अंदर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है, किंतु इस उद्देश्य हेतु विधेयक विधानसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य विधायिका
एक राज्य को दूसरे राज्य पर प्राथमिकता नहीं दे सकती अथवा राज्यों के मध्य विभेद भी नहीं कर सकती। किसी राज्य की विधायिका दूसरे राज्य अथवा संघ राज्य के आयातित उन वस्तुओं पर जो आ रही हैं उन वस्तुओं पर लगा सकती है तथा उससे संबंधित राज्य में उत्पादित होते हैं। यह प्रावधान राज्यों द्वारा विभेदकारी करों के लगाने का निषेध करता है। स्वतंत्र फिर है कि स्वतंत्रता अनुच्छेद 301 के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत विधियों के अधीन वे विधियां जो केंद्र अथवा राज्यों के पक्ष में हिताधिकार के लिए पुनर्निर्दिष्ट हैं। इस प्रकार संसद अथवा राज्य विधायिका के संबंधित सरकारी द्वारा किसी व्यापार, व्यवसाय अथवा उद्योग सेवा को जिसमें सामान्य नागरिक शामिल ना हो शामिल हों अथवा आंशिक रूप से शामिल हों या नहीं हों जारी रखने के लिए कानून बना सकती है। संसद व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता को बढ़ाने के उद्देश्य से उचित प्राधिकरण की नियुक्ति कर सकती है तथा इसे प्रतिबंधित भी कर सकती है। इस प्रावधान को आवश्यक शक्ति तथा कार्य दे सकती है, किंतु अभी तक ऐसी किसी प्राधिकरण का गठन नहीं किया गया। क्षेत्रीय परिषदें सामुदायिक निकाय है, न कि संवैधानिक। इसका गठन संसद द्वारा अधिनियम बनाकर किया गया, जो कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। इस कानून ने देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया: उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी। 1 2 3 4 5 ये 5 हो जाएंगे तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। जब ऐसे क्षेत्र बनाए जाते हैं तो कई चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जिसमें सम्मिलित देश का प्राकृतिक विभाजन, नदी तंत्र एवं संचार के साधन, सांस्कृतिक एवं भाषाई संबंध एवं आर्थिक विकास की आवश्यकता, सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के निम्नलिखित सदस्य होते हैं: केंद्र सरकार का गृह मंत्री, क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, क्षेत्र के प्रत्येक राज्य से 2 अन्य मंत्री, क्षेत्र में स्थित प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित व्यक्ति क्षेत्रीय परिषद के सलाहकार बैठक बिना मताधिकार के रूप से संबंधित हो सकते हैं। योजना आयोग द्वारा, यानी जिसका नाम अब बदल कर क्या कर दिया, नीति आयोग कर दिया है, द्वारा मनोनीत व्यक्ति क्षेत्र में स्थित प्रत्येक राज्य के मुख्य सचिव, क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के विकास आयुक्त, केंद्र सरकार का गृह मंत्री 5 क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। जो गृह मंत्री होता है वो अध्यक्ष होता है। प्रत्येक मुख्यमंत्री क्रमानुसार 1 वर्ष के समय के लिए परिषदों के उपाध्यक्ष रूप में कार्य करता है। और क्षेत्रीय परिषदों का उद्देश्य राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्र के बीच सहभागिता तथा समन्वयता को बढ़ावा देना। ऐसे परिषदों आर्थिक तथा सामाजिक योजना, भाषाई अल्पसंख्यक, सीमा विवाद, अंतर्राज्यीय परिवहन आदि जैसे संबंधित विषयों पर विचार विमर्श तथा संस्तुति करती है। ये केवल चर्चात्मक तथा परामर्शदात्री निकाय हैं। क्षेत्रीय परिषदों के उद्देश्य अथवा कार्य विस्तार पूर्वक निम्नलिखित हैं। क्या क्या हैं? जैसे भावुकतापूर्ण देश को एकीकरण प्राप्त कराना, तीक्ष्ण राज्य भावना, क्षेत्रवाद, भाषाई तथा विशेषतावाद के विकास को रोकने में सहायता करना, विभाजन के बाद के प्रभावों को दूर करना ताकि पुनर्गठन, एकीकरण तथा आर्थिक विकास की प्रक्रिया एक साथ चले, केंद्र तथा राज्य सरकारों को सामाजिक तथा आर्थिक निकायों पर एक दूसरे की सहायता करने अथवा एक समान नीतियों के विकास के लिए विचारों तथा अनुभवों
के आदान प्रदान में सक्षम बनाना, मुख्य विकास योजनाओं के सफल तथा तीव्र क्रियान्वयन के लिए एक दूसरे की सहायता करना, देश के अलग अलग क्षेत्रों के मध्य राजनीतिक साम्य सुनिश्चित करना। और फिर आता है पूर्वोत्तर परिषद। पूर्वोत्तर परिषद क्या बवाल है, कह रहे हैं उपरोक्त क्षेत्रीय परिषदों के पूर्व की जो परिषद है उत्तरी परिषद, उसके लिए कहते हैं पूर्वोत्तर परिषद। उपरोक्त क्षेत्रीय परिषदों के अतिरिक्त पूर्वोत्तर परिषद का गठन एक अलग संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया। इसके सदस्य में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम शामिल हैं। इसके अंतर्गत कुछ अतिरिक्त कार्य सहित वह भी हैं जो क्षेत्रीय परिषदों के हैं। यह एक एकीकृत तथा समन्वित क्षेत्रीय योजना बनाती है जिसमें साझे महत्व को विषय सम्मिलित हों। इसे समय समय पर सदस्यों राज्यों द्वारा क्षेत्र में सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा होती है। इसमें ये देखो सार्वजनिक निकाय, सर्वाधिक जो निकाय हैं वो संसद के अधिनियम या राज्य विधान द्वारा गठित निकाय, इसकी स्थापना विशेष कार्यों को करने के लिए की जाती है। ये इसका अर्थ होता है जो सार्वजनिक निकाय जो शब्द है उसका। तो ये जो टॉपिक है यहीं पर कंप्लीट होता। अब जो नया हमारा टॉपिक है 16, वो है आपातकालीन प्रावधान यानी कि इमरजेंसी प्रोविज़न्स। तो इमरजेंसी प्रोविज़न्स क्या होते हैं वो समझते हैं। इमरजेंसी जो प्रोविज़न्स हैं वो आते हैं हमारे संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक। इसमें आपातकालीन प्रावधान उल्लिखित हैं। ये प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं। संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था, संविधान की सुरक्षा करना है। आपातकालीन स्थिति में केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाता है तथा सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। ये संविधान में औपचारिक संशोधन किए बिना ही संघीय ढांचे को एकात्मक ढांचे में परिवर्तित कर देते हैं। सामान्य समय में राजनीतिक व्यवस्था का संघीय स्वरूप से आपातकाल में एकात्मक स्वरूप में इस प्रकार का परिवर्तन भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषता है। इस परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा कि अमेरिका सहित सभी संघीय व्यवस्थाएं संघवाद के एक टुकड़े के रूप में हैं। किसी भी परिस्थिति में ये अपना स्वरूप और आकार परिवर्तन नहीं कर सकते। दूसरी ओर भारत का संविधान समय एवं परिस्थिति के अनुसार एकात्मक व संघीय दोनों प्रकार का हो सकता है। यह इस प्रकार निर्मित किया गया कि सामान्यतः यह संघीय व्यवस्था के अनुरूप कार्य करता है, परंतु आपातकाल में यह एकात्मक व्यवस्था के रूप में कार्य करता है।
संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल को निर्दिष्ट किया गया है, यानी कि लिखा गया है, बताया गया है। पहला है युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। आपातकाल अनुच्छेद 352 को राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है, किंतु संविधान में इस प्रकार के आपातकाल के लिए आपातकाल की घोषणा वाक्य का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट बिंदु है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल को राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के नाम से जाना जाता है। इसे 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है, राज्य आपातकाल अथवा संवैधानिक आपातकाल, किंतु संविधान में इस स्थिति के लिए आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। भारत की वित्तीय स्थायित्व अथवा साख के खतरे के कारण अधिरोपित आपातकाल वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 कहा जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है? घोषणा के आधार पर अगर देखें, यदि भारत की अथवा इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो गया हो, तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा वास्तविक युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से पहले भी कर सकता है, यदि वह समझे कि इनका आसन्न खतरा है। अंश मात्र भी अगर खतरा है तो कर सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह अथवा आसन्न खतरे के आधार पर विभिन्न उद्घोषणाएं भी जारी कर सकता है, चाहे उनसे पहले से कोई उद्घोषणा की गई हो या ना की गई हो। ऐसी उद्घोषणा लागू हो, ये प्रावधान 1975 में 38वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती है, तब इसे बाह्य आपातकाल के नाम से जाना जाता है। दूसरी ओर जब इसकी घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है, तब इसे आंतरिक आपातकाल के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण देश अथवा केवल इसके किसी एक भाग पर भी लागू की जा सकती है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम राष्ट्रपति भारत को किसी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का अधिकार प्रदान किया। प्रारंभ में संविधान ने राष्ट्रीय आपातकाल के तीसरे आधार के रूप में आंतरिक गड़बड़ी का प्रयोग किया था, किंतु यह शब्द बहुत ही अस्पष्ट तथा विस्तृत अनुमान वाला था। अतः 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आंतरिक गड़बड़ी शब्द को सशस्त्र विद्रोह शब्द से विस्थापित किया गया। अतः अब आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल की घोषणा करना संभव नहीं है, जैसा कि 1975 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने किया था। किंतु राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश द्वारा
प्राप्त होने पर ही कर सकता है। इसका तात्पर्य ये है कि आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की सहमति से ही हो सकती है, ना कि मात्र प्रधानमंत्री की सलाह से। 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बिना मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने की सलाह दी और आपातकाल लागू करने के बाद मंत्रिमंडल को इस घोषणा के बारे में बताया कि 1978 में 44वें संशोधन अधिनियम ने प्रधानमंत्री के इस संदर्भ में अकेले बात करने और निर्णय लेने की संभावना को समाप्त करने के लिए इस सुरक्षा का परिचय दिया। 1975 में 1975 के 38वें संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर रखा था, किंतु इस प्रावधान को 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को अथवा इस आधार पर की घोषणा की वह पूरी तरह बहा प्रभाव अथवा असंबद्ध तथ्यों पर या विवेक शून्य या हठधर्मिता के आधार पर की गई हो तो अदालत में चुनौती दी जा सकती है। नेक्स्ट है संसदीय अनुमोदन अथवा समयावधि। इसमें संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की घोषणा जारी होने के 1 माह के अंदर अनुमोदित होनी आवश्यक है। प्रारंभ में संसद द्वारा अनुमोदन के लिए की गई समय सीमा 2 माह की थी, किंतु 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा इसे घटा दिया गया। किंतु आपातकाल की घोषणा ऐसे समय होती है जब लोकसभा का विघटन हो गया हो अथवा लोकसभा का विघटन 1 माह के समय में बिना उद्घोषणा के अनुमोदन के हो गया हो। तब उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिनों तक रहेगी, जबकि इस बीच राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया हो। यदि संसद के दोनों सदनों से इसका अनुमोदन हो गया हो तो आपातकाल 6 माह तक जारी रहेगा तथा प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन से इसे अंतकाल तक बढ़ाया जा सकता है। ये अधिक होगा यहाँ पर। यदि संसद के दोनों सदनों रहेगा ये संसदीय अनुमोदन का यह प्रावधान भी 1978 में 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। इससे पहले आपातकाल एक बार संसद द्वारा अनुमोदन के पश्चात मंत्रिमंडल की इच्छा अनुसार प्रभावी रह सकता था, किंतु यदि लोकसभा का विघटन 6 माह की अवधि में आपातकाल को जारी करने के अनुमोदन के बिना हो जाता है तो उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिनों तक जारी रहती है, जबकि इस बीच
राज्यसभा ने इसके जारी रहने का अनुमोदन कर दिया हो। आपातकाल की घोषणा अथवा इसको जारी रखने का प्रत्येक प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, जो कि उस सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, उस सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत। इस विशेष बहुमत का प्रावधान 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। इससे पूर्व ऐसा प्रस्ताव संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित हो सकता था। उद्घोषणा की समाप्ति। राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन की घोषणा किसी भी समय एक दूसरी उद्घोषणा से समाप्त की जा सकती है। ऐसी उद्घोषणा को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को ऐसी उद्घोषणा को समाप्त कर देना आवश्यक है जब लोकसभा इसके जारी रखने की अनुमोदन का प्रस्ताव निरस्त कर दे। ये सुरक्षा उपाय भी 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था। संशोधन से पहले राष्ट्रपति किसी उद्घोषणा को अपने विवेक से समाप्त कर सकता तथा लोकसभा का इस संदर्भ में कोई नियंत्रण नहीं था। 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने यह भी स्पष्ट किया, यह व्यवस्था की कि यह यदि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 1/10 सदस्य स्पीकर, अध्यक्ष को अथवा राष्ट्रपति को यदि सदन नहीं चल रहा हो तो लिखित रूप से नोटिस दे दे तो 14 दिन के भीतर या अंदर उद्घोषणा जारी रहने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के संसदीय विशेष बैठक के विचार विमर्श के उद्देश्य से बुलाया जा सकता है। उद्घोषणा को अस्वीकार करने का प्रस्ताव उद्घोषणा के जारी रहने के अनुमोदन के प्रस्ताव से निम्न 2 तरह से भिन्न होता है। पहला है केवल लोकसभा से ही पारित होना आवश्यक है, जबकि दूसरा संसद के दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है। पहले को केवल साधारण बहुमत से स्वीकार किया जाता है, जबकि दूसरे को विशेष बहुमत से स्वीकार किया जाता है। फिर है राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव। आपातकाल की उद्घोषणा के राजनीतिक तंत्र पर तीव्र तथा दूरगामी प्रभाव होते हैं। इन परिणामों को निम्न 3 वर्गों में रखा गया। पहला, केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव। दूसरा, लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव। और तीसरा, मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव क्या पड़ता है? जब आपातकाल की घोषणा लागू होती है तब केंद्र राज्य के संबंधों में मूलभूत परिवर्तन होते हैं। इनका अध्ययन 3 शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है: कार्यपालिका, विधायिका तथा वित्तीय। कार्यपालक की अगर बात करें तो कार्यपालक में आता है राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र की कार्यपालक शक्तियों का विस्तार, राज्य को उसकी कार्यपालक शक्तियों के प्रभाव, शक्तियों के प्रयोग के तरीकों के संबंध में निर्देश देने तक हो जाता है। सामान्य समय में केंद्र राज्यों को केवल कुछ विशेष विषयों पर ही कार्यकारी निर्देश दे सकता है, किंतु राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र को किसी राज्य को किसी भी विषय पर कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। अतः राज्य सरकारें केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में हो जाती हैं, यद्यपि उन्हें निलंबित नहीं किया जाता। फिर है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति में राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यद्यपि किसी राज्य विधायिका की
विधायी शक्तियों को निलंबित नहीं किया जा सकता। संसद की असीमित शक्ति का प्रभाव अतः केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी शक्तियों के सामान्य वितरण का निलंबन हो जाना। यद्यपि राज्य विधायी का निलंबन नहीं होती, संक्षेप में संविधान संघीय की जगह एकात्मक हो जाता है। संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू होती है, तब यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य की सूची विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। इसके अतिरिक्त संसद राष्ट्रीय आपातकाल के परिणाम स्वरूप केंद्र अथवा इसके अधिकारियों तथा प्राधिकारियों को संघ सूची के विषय पर इसके विस्तृत अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत बनाए गए कानून को लागू करने की शक्ति तथा कर्तव्य प्रदान कर सकती है। 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपरोक्त वर्णित 2 परिणाम कार्यकारी और विधायी में केवल आपातकाल लागू होने वाले राज्य तक ही नहीं वरन किसी अन्य राज्य में भी विस्तृत होना चाहिए या होता है। वित्तीय बवाल क्या है? वित्तीय बवाल में होता यह है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू हो तब राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों को दिए जाने वाले धन वित्त को कम अथवा समाप्त कर सकता। ऐसे संशोधन उस वित्त वर्ष की समाप्ति तक जारी रहेंगे जिसमें आपातकाल को समाप्त होता है। राष्ट्रपति के ऐसे प्रत्येक आदेश को संसद के दोनों सदनों के सभा पटलों पर रखा जाना आवश्यक है। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल पर प्रभाव। जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तब लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष से आगे संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है, किंतु ये विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए 5वीं लोकसभा 1971 से 77 तक का कार्यकाल 2 बार एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। इसी प्रकार राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद किसी भी राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष प्रत्येक बार 1 वर्ष के लिए कितने भी समय तक बढ़ा सकती है, जो कि आपातकाल की समाप्ति के बाद अधिकतम 6 माह तक ही रहता है। मूल अधिकारों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है? अनुच्छेद 358, 359 राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर प्रभाव का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों को निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन अनुच्छेद 20-21 द्वारा प्रदान अधिकारों को छोड़कर से संबंधित। ये 2 प्रावधान निम्नानुसार वर्णित किए गए हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों का निलंबन। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। इसके निलंबन के लिए किसी अलग आदेश की आवश्यकता नहीं होती, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू होते ही तब राज्य अनुच्छेद 19 द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से स्वतंत्र होता है। दूसरे शब्दों में राज्य अनुच्छेद 19 द्वारा 6 मूल अधिकारों को कम करने अथवा हटाने के लिए कानून भी बना सकता है अथवा कोई कार्यकारी निर्णय ले सकता है। ऐसे कानून अथवा कार्य को इस आधार पर कि ये अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों का उल्लंघन है
चुनौती नहीं दी जा सकती। जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है, अनुच्छेद 19 स्वतः पुनर्जीवित हो जाता है तथा प्रभाव में आ जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल के बाद अनुच्छेद 19 के विपरीत बना कोई कानून अप्रभावी हो जाता है, किंतु आपातकाल के समय हुई किसी चीज़ का प्रतिहार यानी कि भरपाई नहीं होता। यहाँ तक कि आपातकाल के बाद भी इसका कोई तात्पर्य यह है कि आपातकाल में किए गए विधायी तथा कार्यकारी निर्णयों को आपातकाल के बाद भी चुनौती नहीं दी जा सकती। 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 358 की संभावना पर दो प्रकार से प्रतिबंध लगा दिया। प्रथम, अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में ही निलंबित किया जा सकता है, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। यहाँ पर बाप की जगह पर बाह्य आक्रमण कर लेना। दूसरे, केवल उन विधियों को जो आपातकाल से संबंधित है चुनौती नहीं दी जा सकती तथा ऐसी विधियों के अंतर्गत दिए गए कार्यकारी निर्णयों को चुनौती भी नहीं दी जा सकती। फिर है अन्य मूल अधिकारों का निलंबन। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को आपातकाल के मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार को निलंबन करने के लिए अधिकृत करता है। अतः 359 के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं अपितु उनका लागू होना निलंबित होता है। वास्तविक रूप से ये अधिकार जीवित रहते हैं, केवल इनके तहत उपचार निलंबित होता है। यह निलंबन उन्हीं मूल अधिकारों से संबंधित होता है जो राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित होते हैं। इसके अतिरिक्त यह निलंबन आपातकाल की अवधि तथा देश में वर्णित अल्प अवधि हेतु लागू होते हैं और निलंबन का आदेश पूरे देश अथवा किसी भाग पर लागू किया जा सकता है। इसे संसद की मंजूरी के लिए प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करना होता है। जब राष्ट्रपति आदेश प्रभावी रहता है तो राज्य उस मूल अधिकार को रोकने व हटाने के लिए कोई भी विधि बना सकता है या कार्रवाई कदम उठा सकता है। ऐसी स्थिति विधि या कार्य को इस आधार चुनौती नहीं दी जा सकती, ये संबंधित मूल अधिकार को सामने नहीं रखता। ऐसे किसी आदेश की अवधि समाप्त होने पर संबंधित विधि को मूल अधिकार के समान ही समाप्त माना जाएगा, परंतु इस आदेश के दौरान बनाई गई विधि के अंतर्गत किए गए कार्य का आदेश समाप्त होने के बाद कोई उपचार अथवा उपलब्ध नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि आदेश के प्रभाव में किए गए विधायी कार्य व राष्ट्र कार्यों को समाप्ति के उपरांत चुनौती नहीं दी जा सकती। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अनुच्छेद 59 के क्षेत्र में दो प्रतिबंध लगाए। प्रथम, राष्ट्रपति अनुच्छेद 20-21 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकारों को निलंबित नहीं कर सकता। अन्य शब्दों में, अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 20 तथा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 आपातकाल में भी प्रभावी रहता है। द्वितीय, केवल उन्हीं विधियों को चुनौती से संरक्षण प्राप्त होता है जो आपातकाल से संबंधित एवं उन विधियों को व कार्यों को नहीं जो इसके तहत लिए अथवा बनाए गए हैं। अनुच्छेद 358 और 59 के अंतर्गत अनुच्छेद 358-59 के अंतर्गत अनुच्छेद 358 में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों से संबंधित, जबकि अनुच्छेद 59 उन सभी मूल अधिकारों से संबंधित
का राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबन हो जाता है। अनुच्छेद 358 स्वतःही आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों का निलंबन कर देता है। दूसरी ओर अनुच्छेद 359 मूल अधिकारों का निलंबन स्वतः ही नहीं करता। यह राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों का निलंबन को लागू करे। अनुच्छेद 358 केवल बाह्य आपातकाल जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल की घोषणा की जाती है में लागू होता है, न कि आंतरिक आपातकाल जब सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित होता है के समय। दूसरी ओर अनुच्छेद 359 बाह्य तथा आंतरिक दोनों आपातकाल में लागू होता है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 के अंतर्गत के मूल अधिकारों को आपातकाल की संपूर्ण अवधि के लिए निलंबित कर देता है, जबकि अनुच्छेद 359 मूल अधिकारों के निलंबन को राष्ट्रपति द्वारा उल्लेखित की गई अवधि के लिए लागू करता है। यह अवधि संपूर्ण आपातकालीन अवधि तथा अल्पकालीन हो सकती है। अनुच्छेद 358 संपूर्ण देश में तथा अनुच्छेद 359 संपूर्ण देश अथवा किसी भाग विशेष में लागू हो सकता है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 को पूर्ण रूप से निलंबित कर देता है, जबकि अनुच्छेद 359 अनुच्छेद 20-21 के निलंबन लागू नहीं करता। अनुच्छेद 358 राज्य को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों को साम्य नहीं रखने वाले नियम अथवा कार्यकारी कदम को उठाने अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 359 केवल उन्हीं मूल अधिकारों के संबंध में ऐसे कार्य करने का अधिकार देता है जिन्हें राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित किया गया है। अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 में एक समानता भी है कि वे उन्हीं विधियों को चुनौती से उन्मुक्ति देते हैं जो आपातकाल से संबंधित हों, उनको नहीं जो कि आपातकाल से संबंधित नहीं है। ऐसी विधियों के अंतर्गत किए कार्यों को भी दोनों अनुच्छेद संरक्षण देते हैं। अब तक की गई घोषणाएं इस प्रकार के आपातकाल अभी तक 3 बार 1962, 71 और 75 में घोषित की गई। पहला राष्ट्रीय आपातकाल अक्टूबर 1962 में नेफा यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी अब अरुणाचल प्रदेश में आता है, चीनी आक्रमण के कारण लागू किया गया। यह जनवरी 1968 तक जारी रहा अतः 1965 में पाकिस्तान के विरुद्ध हुए युद्ध में नया आपातकाल जारी करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के आक्रमण के फलस्वरूप जारी किया गया। यद्यपि यह आपातकाल प्रभावी था, किंतु एक तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल जून 1975 में लागू हुआ। दूसरी तथा तीसरी दोनों ही आपातकालीन घोषणाओं को मार्च 1977 से समाप्त की गई। पहली 2 आपातकाल घोषणाओं को 1962, 1971 में बहा आक्रमण के आधार पर, जबकि तीसरी आपातकाल घोषणा 1975 में आंतरिक विद्रोह के आधार पर थी। कुछ लोगों ने पुलिस और सशस्त्र बलों को उनके कार्य तथा नित्य कर्तव्यों के विरुद्ध उन्हें भड़का रहे थे। 1975 में घोषित आपातकाल आंतरिक आपातकाल सबसे ज़्यादा विवादास्पद सिद्ध हुआ। उस समय आपातकाल में अधिकारों के दुरुपयोग के विरुद्ध व्यापक विरोध हुआ। आपातकाल के बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस
नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पराजित हो गई। जनता दल सत्ता में आया। इस आधार पर 1975 में घोषित आपातकाल के कारण परिस्थितियों का पता लगाने के लिए शाह आयोग का गठन किया गया। आयोग आपातकाल के तर्कसंगत नहीं बताया आपातकाल को तर्कसंगत नहीं बताया। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 में लगाया गया, जिसमें आपातकालीन अधिकारियों के दुरुपयोग को रोकने के कई उपाय किए गए। राष्ट्रपति शासन आरोपण का आधार अनुच्छेद 355 में 55 केंद्र को इस कर्तव्य के लिए विवश करता है कि प्रत्येक राज्य सरकार संविधान की प्रतिबद्ध व्यवस्था के अनुरूप ही कार्य करेगी। इस कर्तव्य के अनुपालन के लिए केंद्र अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संविधान तंत्र के विफल हो जाने पर राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले सकता है। यह सामान्य रूप से राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है। इसे राज्य आपात या संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत दो आधारों पर घोषित किया जाता है। एक तो अनुच्छेद 356 में उल्लिखित तथा दूसरा अनुच्छेद 365 में। 356 में राष्ट्रपति घोषणा जारी कर अधिकार देता है कि वह आश्वस्त है कि वह स्थिति आ गई है कि राज्य सरकार संविधान के प्रस्तावों के अनुरूप नहीं चल रहा है। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल रिपोर्ट के आधार पर या तो दूसरे ढंग से राज्यपाल के विवरण के बिना भी प्रक्रिया कर सकता है। अनुच्छेद 365 के अनुसार यदि कोई राज्य के केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने, उसके प्रभाव करने अथवा असफल होता है तो राष्ट्रपति के लिए विसंगत होता है कि उस स्थिति को संभाले जिसमें अब राज्य सरकार संविधान की प्रबंध अथवा व्यवस्था के अनुरूप नहीं चल सकती। संसदीय अनुमोदन अथवा समयावधि। जो संसदीय अनुमोदन तथा समयावधि है वो क्या है? राष्ट्रपति शासन के प्रभाव को घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। यदि राष्ट्रपति शासन का घोषणा पत्र लोकसभा में विघटित होने के समय जारी होता है या लोकसभा 2 माह के भीतर बिना घोषणा पत्र को स्वीकृत किए विघटित हो जाती है, तब घोषणा पत्र लोकसभा की पहली बैठक के 30 दिन तक बना रहता है, बशर्ते राज्यसभा ने इसे निश्चित समय में स्वीकृति दे दी हो या स्वीकृत कर दिया हो।
राष्ट्रपति शासन की घोषणा मंजूरी देने वाला प्रत्येक प्रस्ताव किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है, अर्थात सदन में सदस्यों की उपस्थिति व मतदान का बहुमत। अर्थात में ये हलंत लगा लो यहाँ पे। अच्छा, सामान्य बहुमत क्या होता है? सामान्य बहुमत का मतलब होता है 50% प्लस 1, और विशेष बहुमत का मतलब होता है अलग अलग लोकसभा राज्यसभा में 2/3 उपस्थित जो मत देने वाले सदस्यों को विशेष बहुमत के अंतर्गत लाते हैं। फिर है 44वें संशोधन अधिनियम 1978 में संसद द्वारा राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष के बाद भी जारी रखने की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक प्रावधान जोड़ा गया। इससे में प्रावधान किया गया कि 1 वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति शासन को 6 माह के लिए केवल तब बढ़ाया जा सकता है जब 2 परिस्थितियां पूरी हो गई हों। यदि पूरे भारत अथवा पूरे राज्य या उसके किसी भाग में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की गई हो तथा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई तथा चुनाव आयोग द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि संबंधित राज्य में विधानसभा के चुनाव के लिए कठिनाइयां उपस्थित हैं। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा को किसी भी समय परिवर्तित घोषणा द्वारा वापस लिया जा सकता है। ऐसी घोषणा के लिए संसद की अनुमति आवश्यक नहीं होती। फिर है राष्ट्रपति शासन के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, वो समझेंगे। तो राष्ट्रपति शासन के जो परिणाम हैं, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित असाधारण शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। वह राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेता है और उसे राज्यपाल तथा अन्य कार्यकारी अधिकारियों की शक्ति प्राप्त हो जाती है। वह घोषणा कर सकता है कि संसद अथवा राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करेंगी। वह ये भी सभी आवश्यक कदम उठा सकता है कि इसमें राज्य के किसी भी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबन करना शामिल है। अतः जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम पर सचिव की सहायता से अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी सलाहकार की सहायता से राज्य का प्रशासन चलाता है। यही कारण है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई घोषणा को राज्य में राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। राष्ट्रपति इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित अथवा निलंबित कर सकता है। संसद राज्य के विधेयक को बजट प्रस्ताव को पारित करती है। जब कोई राज्य विधानसभा इस प्रकार निलंबित हो अथवा विघटित हो, संसद राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा उल्लिखित किसी अधिकारी को दे सकती है। इतना ही नहीं, संसद या किसी प्रतिनिधि मंडल के मामले में राष्ट्रपति या अन्य कोई प्राधिकारी केंद्र अथवा इसके अधिकारियों व प्राधिकरण पर शक्तियों पर विचार करने और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए विधि बना सकते हैं। जब लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति संसद की अनुमति के लिए लंबित पड़े राज्य की संचित निधि के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकता है। नेक्स्ट है कि जब संसद का सत्रावसान हो तो राष्ट्रपति राज्य के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति अथवा संसद अथवा अन्य किसी विशेष प्राधिकारी द्वारा बनाए गए कानून राष्ट्रपति शासन के पश्चात भी प्रभाव में रहते हैं। अर्थात ऐसा कोई कानून जो इस अवधि में प्रभावी है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा की समाप्ति पर अप्रभावी नहीं हो सकता, परंतु इसे राज्य विधायिका द्वारा वापस अथवा परिवर्तित अथवा पुनः लागू किया जा सकता है।
यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्रपति को संबंधित उच्च न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती और वह उनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को लंबित नहीं कर सकता। अन्य शब्दों में राष्ट्रपति शासन की अवधि में संबंधित उच्च न्यायालय की स्तर शक्तियाँ और कार्य प्रभावी रहती हैं। अनुच्छेद 356 का प्रयोग 1950 में तब 125 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया जा चुका है, अर्थात औसतन प्रत्येक वर्ष में 2 बार इसका प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त अनेक अवसरों पर राष्ट्रपति शासन का प्रयोग मनमाने ढंग से राजनीतिक व व्यक्तिगत कारणों से भी किया जाता है। अनुच्छेद 356 विधानसभा में सबसे विवादास्पद आलोचनात्मक प्रावधान बन गया है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 1951 पंजाब में किया गया था। अब तक लगभग सभी राज्यों में 1 अथवा 2 अथवा इससे अधिक बार इसका प्रयोग हो चुका है। इस संबंध में ब्यौरा इस अध्याय के तालिका इतने में देखें। फिर है कि पार्टी सत्तारूढ़ हुई जब 1977 में आंतरिक आपातकाल के पश्चात लोकसभा के चुनाव, तब सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी चुनाव में हार गई और जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली नई सरकार ने कांग्रेस शासित 9 राज्यों में इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया कि वे राज्य विधानसभाएं जनमत खो चुकी हैं। जब 1980 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो उसने भी इस आधार पर 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। सन 1992 में बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान कांग्रेस पार्टी सरकार द्वारा इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया कि ये राज्य केंद्र द्वारा धार्मिक संगठनों पर लगाए गए प्रतिबंध का अनुपालन करने में असमर्थ हो रहे हैं। मुंबई केस 1994 में उच्चतम न्यायालय ने अपने एक दूरगामी निर्णय को राष्ट्रपति शासन की घोषणा का इस आधार पर अनुमोदन किया कि धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल विशेषता है, परंतु न्यायालय ने 1988 में नागालैंड, 1989 में कर्नाटक और 1991 में मेघालय में राष्ट्रपति शासन को वैध नहीं ठहराया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में इस प्रावधान के आलोचकों को उत्तर देते हुए आशा व्यक्त की कि अनुच्छेद 356 की यह उग्र शक्ति एक मृत पत्र की भांति रहेगी। इसका प्रयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा। उन्होंने कहा, केंद्र को उसके हस्तक्षेप से संबंधित करना चाहिए क्योंकि वह प्रांत राज्य की संप्रभुता पर आक्रमण माना जाएगा। यह एक सैद्धांतिक प्रतिज्ञा है जिसमें उन कार्यों को मानना पड़ेगा कि हमारा संवैधानिक एक संघीय है। ऐसा होने पर यदि केंद्र प्रांतीय सरकार में कोई हस्तक्षेप करता है तो संविधान केंद्र पर लागू प्रावधानों के अंतर्गत होना चाहिए। मुख्य बात यह है कि वह उम्मीद करनी चाहिए कि ऐसे अनुच्छेद कभी भी प्रयोग में नहीं लाए जाएंगे और वे एक मृत पत्र होंगे। यदि कभी ऐसा प्रयोग होता है तो उसमें उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रपति, जिसमें सभी शक्तियां निहित हैं,
प्रांत के प्रशासन को निलंबित करने से पूर्व उचित सावधानी बरतेगा। हालांकि अनुवर्ती घटनाओं अनुमाने होता है पीछे, वर्ती माने बीती हुई। हालांकि पीछे की बीती हुई घटनाओं को इससे स्पष्ट होता है कि जिसे संविधान का मृत पत्र माना गया वही राज्य सरकार व विधानसभाओं के विरुद्ध एक घातक हथियार सिद्ध हुआ। इस संदर्भ में संविधान सभा के एक सदस्य एच.बी. कामत ने एक दशक पूर्व कहा, डॉक्टर अंबेडकर तो अब जीवित नहीं है, परंतु ये अनुच्छेद अभी भी जीवित है। अब है न्यायिक समीक्षाएं। न्यायिक समीक्षाएं में 375 के 38वें संविधान संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान कर दिया गया कि अनुच्छेद 356 के प्रयोग में राष्ट्रपति को संतुष्ट किया जाएगा तथा इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन 1978 के 44वें संविधान संशोधन से इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। मुंबई मामले में 1994 उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंध निम्नलिखित निर्णय दिए। राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की घोषणा न्यायिक समीक्षा योग्य है। दूसरा है राष्ट्रपति की संतुष्टि तर्कसंगत संसाधनों पर आधारित होनी चाहिए। राष्ट्रपति के कार्य पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई जा सकती है यदि ये अतार्किक अथवा अन्यथा आधार पर आधारित अथवा यह दुर्भावना तथा तर्क विरुद्ध पाया जाए। केंद्र पर यह भी जिम्मेदारी होगी कि वे राष्ट्रपति शासन को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए तर्कसम्मत कारणों को प्रस्तुत करे। न्यायालय ने यह नहीं देखा कि संसाधन सही अथवा अपर्याप्त, अपितु ये देखा कि कार्य तर्कसम्मत अथवा है या नहीं। यदि न्यायालय राष्ट्रपति की घोषणा को असंवैधानिक और अवैध पाता है तो उसे विघटित राज्य सरकार को पुनः स्थापित करने और निलंबित करने अथवा विघटित विधानसभा को पुनः बहाल करने का अधिकार है। राज्य विधानसभा को केवल तभी विघटित किया जा सकता है जब राष्ट्रपति की घोषणा को संसद की अनुमति मिल जाती है। जब तक ऐसी घोषणा को मंजूरी नहीं प्राप्त होती, राष्ट्रपति विधानसभा को केवल निलंबित कर सकता है। यदि संसद इसे मंजूरी देने में असमर्थ होता है तो विधानसभा पुनर्जीवित हो जाती है। धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल विशेषता है। संविधान की मूल विशेषता ये होता। अतः यदि कोई राज्य सरकार सांप्रदायिक राजनीति करती है तो इसे अनुच्छेद तो इसे अनुच्छेद के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। फिर है राज्य सरकार का विधानसभा में विश्वास मत खोने का प्रश्न संसद में निश्चित किया जाना चाहिए। जब तक यह ना हो तब तक मंत्रिपरिषद बनी रहेगी। नेक्स्ट है, जब केंद्र में कोई नया राजनीतिक दल सत्ता में आता है तो उन राज्यों में अन्य दलों की सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 356 के अधीन शक्तियाँ, विशिष्ट शक्तियाँ, इनका प्रयोग विशेष परिस्थितियों में यदा ही करना चाहिए। नेक्स्ट है उपयुक्त और अनुपयुक्त प्रयोग के मामले। सरकारिया आयोग की केंद्र राज्य संबंध
1988 पर आधारित रिपोर्ट तथा उच्चतम न्यायालय का मुंबई मामले 1994 में वे परिस्थितियां तथा उल्लेखित हैं जहां अनुच्छेद 356 का उचित व अनुचित प्रयोग किया जाता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग परिस्थितियों में उचित होगा। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? जब आम चुनाव के बाद विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, अर्थात त्रिशंकु विधानसभा हो। जब बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाने से इनकार कर दे और राज्यपाल के समक्ष विधानसभा में स्पष्ट बहुमत वाला कोई गठबंधन न हो। जब मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दे और अन्य कोई दल सरकार बनाने के इच्छुक न हो, अथवा स्पष्ट बहुमत के अभाव पर सरकार बनने की अवस्था में न हो। यदि राज्य सरकार केंद्र के किसी संवैधानिक निर्देश को मानने से इनकार कर दे, जहां आंतरिक उच्छेदन हो। उदाहरण के लिए, सरकार जब सोच विचार पूर्वक संविधान व कानून के विरुद्ध कार्य करे और इसका परिणाम एक उग्र विद्रोह के रूप में फूट पड़े। भौतिक विखंडन, जहां सरकार इच्छापूर्वक अपने संवैधानिक दायित्व निभाने से इनकार कर दे जो राज्य की सुरक्षा खतरा उत्पन्न कर दे। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का उपयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में अनुचित माना जाएगा। कौन कौन सा है? पहला है, जब मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दे अथवा सदन के बहुमत के अभाव के कारण बर्खास्त कर दी जाए और राज्यपाल एक वैकल्पिक सरकार की संभावना की जांच किए बिना राष्ट्रपति शासन को आरोपित करने की सिफारिश करें। जब राज्यपाल मंत्रिपरिषद के संबंध में स्वयं निर्णय ले एवं मंत्रिपरिषद को सदन में बहुमत सिद्ध करने की अनुमति दिए बिना राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर दे। जब विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल लोकसभा के आम चुनाव में भारी हार का सामना करे, जैसा कि 1977 अथवा 1980 में हुआ। फिर है आंतरिक गड़बड़ी, जिसके अंतर्गत आंतरिक अनुच्छेदन अथवा भौतिक विघटन गड़बड़ी ना हो। राज्य में कुशासन अथवा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप अथवा राज्य में वित्तीय संकट, जहां राज्य सरकार को अपनी गलती सुधारने के लिए पूर्व चेतावनी नहीं दी गई, केवल उन मामलों को छोड़कर जहां स्थितियां विपत्ति कारक घटनाओं में परिवर्तन होने वाली हों, जहां सत्ताधारी दल के अंतर्गत की परेशानियों को सुलझाने के लिए अथवा किसी बाह्य अथवा असंगत उद्देश्य की शक्ति का प्रयोग संविधान के विरुद्ध किया गया हो। अब आते हैं वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा का आधार क्या क्या हो सकता है, कब लग सकता है, ये कह रहे हैं। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है। यह संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो जिसे भारत अथवा इसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति अथवा प्रत्यय खतरे में हो। 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में कहा गया कि राष्ट्रपति की वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की संस्तुति अंतिम और निर्णायक अथवा किसी न्यायालय में किसी भी आधार पर अथवा प्रत्यय खतरे में हो। 38वें संशोधन अधिनियम 1975 में कहा गया कि राष्ट्रपति की वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की संस्तुति अंतिम और निर्णायक है तथा किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्न योग्य नहीं है। परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में इस प्रावधान को समाप्त कर यह कहा गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि को न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। अब है संसदीय अनुमोदन एवं समयावधि। तो संसद का अनुमोदन और इसकी कौन सी सीमा हो सकती, कितने समय तक लगेगा। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को घोषित तिथि के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है।
यदि वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने के दौरान यदि लोकसभा वित्तीय विघटित हो जाए अथवा 2 माह के भीतर इसे मंजूर करने से पूर्व लोकसभा विघटित हो जाए तो यह घोषणा पुनर्गठित लोकसभा की प्रथम बैठक के बाद 30 दिनों तक प्रभावी रहेगी, परंतु इस अवधि में इस राज्यसभा की मंजूरी मिलना आवश्यक है। यदि एक बार यदि संसद के दोनों सदनों से इसे मंजूरी प्राप्त हो जाए तो वित्तीय आपातकाल निश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि इसे वापस ना लिया जाए। इसमें 2 बातें और हैं। पहली है, इसकी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। इसे जारी रखने के लिए संसद की पुनः मंजूरी आवश्यक नहीं है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है, अर्थात सदन में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति एवं मतदान का बहुमत राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय अनुवर्ती घोषणा द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा वापस ली जा सकती है। ऐसी घोषणा को किसी संसदीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं। वित्तीय आपातकाल के प्रभाव। वित्तीय आपातकाल की परवर्ती घटनाएं निम्न प्रकार हैं। पहला है, केंद्र की कार्यकारी शक्ति राज्य इस सीमा तक सीमित विस्तारित होती है कि वह पहला है कि किसी राज्य को वित्तीय औचित्य के सिद्धांत का पालन करने को निर्देशित कर सकता है, जैसा कि निर्देश में विनिर्दिष्ट है, तथा अन्य निर्देश जैसा कि किसी राज्य जारी राष्ट्रपति उपयुक्त आवश्यक समझे जारी कर सकता है। ऐसी किसी भी निर्देश में इन प्रावधानों का उल्लेख हो सकता है। नेक्स्ट है कि राज्य की सेवा में किसी भी अथवा सभी वर्गों के सेवकों को वेतन अथवा भत्तों की कटौती राज्य विधायिका द्वारा पारित कर राष्ट्रपति के विचार हेतु लाए गए सभी धन विधेयकों अथवा वित्तियों को आरक्षित रखना। राष्ट्रपति वेतन अथवा भत्तों को कटौती हेतु निर्देश जारी कर सकता है। केंद्र की सेवा में लगे सभी अथवा किसी भी श्रेणी के व्यक्तियों को और उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश की। फिर है, अतः वित्तीय आपातकाल की अवधि में राज्य के सभी वित्तीय मामलों में केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। संविधान सभा के एक सदस्य H.N. कुंजरू ने कहा कि वित्तीय आपातकाल की वित्तीय संप्रभुता के लिए एक गंभीर खतरा है। संविधान में इसे शामिल करने के कारणों को व्याख्या करते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा, यह अनुच्छेद न्यून से अधिक यानी न्यूनाधिक रूप में 1933 में पारित संयुक्त राष्ट्र वित्तीय आपातकाल की अवधि में राज्य के सभी वित्तीय मामलों में केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। संविधान के एक सदस्य H.N. कुंजरू ने वित्तीय आपातकाल की घोषणा संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा है। संविधान में इस शामिल हुए कारणों को व्याख्या करते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में यह कहा था, क्या कहा, यह अनुच्छेद न्यूनाधिक रूप से 1993 में पारित संयुक्त राष्ट्र के
राष्ट्रीय रिकवरी कानून कहे जाने वाले ढांचे की तरह, जिसने राष्ट्रपति को आर्थिक एवं वित्तीय दोनों तरह की शक्तियां समाप्त के लिए समान प्रावधान बनाने की शक्ति दी। इसके अतिरिक्त इससे अति शक्तिहीनता के परिणाम स्वरूप अमेरिका के लोगों को पीछे छोड़ा। अब तक कि वित्तीय संकट घोषित नहीं हुआ, यद्यपि 1991 में वित्तीय संकट आया था। आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना। संविधान सभा ने कुछ सदस्यों ने संविधान के आपातकालीन प्रावधानों के संसर्ग की निम्नलिखित आधार पर आलोचना की है। संविधान का संघीय प्रभाव नष्ट होगा तथा केंद्र सर्वशक्तिमान बन जाएगा। राज्यों की शक्ति एकल व संघीय दोनों पूरी तरह से केंद्रीय प्रबंधन के हाथ में आ जाएगी। राष्ट्रपति ही तानाशाह बन जाएगा। राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता निरर्थक हो जाएगी। मूल अधिकार अर्थहीन हो जाएंगे और परिणाम स्वरूप संविधान की प्रजातंत्रीय आधारशिला नष्ट हो जाएगी। ये आलोचना कर रहे हैं लोग। अतः एच.बी. कामत ने मत प्रकट किया कि मुझे डर है कि इस एकल अध्याय द्वारा हम एक ऐसे संपूर्ण राज्य की नींव डाल रहे हैं जो एक पुलिस राज्य, एक जैसा राज्य, उन सभी सिद्धांतों और आदर्शों का अर्थहीन हो जाएगा। परिणाम स्वरूप संविधान की प्रजातंत्रीय आधारशिला नष्ट हो जाएगी। एच.बी. कामत ने मत प्रकट किया कि मुझे डर है कि इस एकल अध्याय द्वारा हम एक ऐसे संपूर्ण राज्य की नींव डाल रहे हैं जो एक पुलिस राज्य, एक ऐसा राज्य जो सभी सिद्धांतों और आदर्शों का पूर्ण विरोध करता है जिसके लिए हम पिछले दशकों से लड़ रहे हैं। एक ऐसा राज्य सैकड़ों मासूम महिलाओं एवं पुरुषों को स्वतंत्रता के अधिकार सदैव संयम में रहेंगे। एक राज्य जहाँ कहीं शांति होगी तो वह कब्र में होगी और शून्य अथवा रेगिस्तान में होगी। यह शर्म और दुख का दिन होगा जब राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करेगा जिसका विश्व में किसी भी लोकतांत्रिक देश में संविधान में कोई नहीं साम्य होगा। के.टी. साहा ने कहा है, इसकी व्याख्या इस प्रकार की है कि प्रतिक्रिया और पतन का एक अध्याय मैंने पाया जो किसी ने नहीं कहा, परंतु दो विभिन्न धाराएं इस अध्याय में संपूर्ण प्रावधानों को रेखांकित एवं प्रभावित करती हैं। केंद्र को इकाइयों के विरुद्ध विशिष्ट शक्ति को सुदृढ़ करना, दूसरा सरकार को इन लोगों के विरुद्ध सशक्त करना जो विशेषता इस अध्याय के लगभग सभी अनुच्छेदों में दिए गए सभी प्रावधानों के अध्याय और शक्तियों का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र का नाम केवल संविधान में ही रह जाएगा। टी.टी. कृष्णाचारी ने कहा है, भय प्रकट किया कि इन प्रावधानों द्वारा राष्ट्रपति एवं कार्यकारी संवैधानिक तानाशाही का प्रयोग करेंगे। एच.एन. कुंजरू ने कहा कि वित्तीय आपातकाल के प्रावधान राज्य की वित्तीय स्वायत्तता के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं। हालांकि संविधान सभा ने इस प्रावधानों के समर्थन में भी थे। अतः सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने संविधान की जीवन साथी बताया। महावीर त्यागी ने इस विचार व्यक्त किया कि ये सुरक्षा वाल्व की तरह कार्य करेंगे और संविधान की
रक्षा करने में सहायता करेंगे। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी संविधान सभा के आपातकालीन प्रावधानों के बचाव में उनके दुरुपयोग की संभावनाओं को व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैं पूर्ण रूप से इनकार नहीं करता कि इन अनुच्छेदों का दुरुपयोग अथवा राजनीतिक उद्देश्य के लिए इनका प्रयोग की संभावना है। ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा राष्ट्रपति, जो प्रेसिडेंट है वो हमारा होगा कल से, वो है भाग 3 में केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।